बार एवरीबॉडी इज हैप्पी। कोई भी सिचुएशन हो जाए, हम आपके साथ बात कर रहे हैं ना सर, हम कोई गलती होगी स्वीकार कर लेंगे। जब दुनिया में कहीं चुनाव नहीं होता था तो बिहार में वैशाली में चुनाव होता था। पार्टियां इलेक्शन का वेट क्यों करती है, इलेक्शन से 6 महीने पहले? और मैं इस इंटरव्यू के बाद ना मैं पूरी इंसिडेंट शिक्षा मंत्री को बताऊंगा। राजनीति को अनसीरियस मत। जब मैं समझ गया था कि मनोज तिवारी तुम हारोगे और तुम्हारे हारने में ही तुम्हारी जीत है। उन्होंने एक बार बोला दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। जनता में जाते समय मुझे ऐसा फील होता था यार मैं सुपरस्टार हूँ, मैं रोज क्यों जाऊं ये गली गली। अभी वो अपनी 56 इंच की जीभ दिखा रहे हैं। ये कैसी होती है 56 इंच की जीभ? नहीं, 2-4 बिजनेस आइडिया दीजिए हमारे दर्शकों को जो 10,000 में शुरू हो सकती है। इस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हे राजा जी ये करे तारा हल। अच्छा। मेरा गाना कोई वल्गर हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड एकदम खास है, नया है। खास इसलिए क्योंकि मौका खास है, मौका है बिहार इलेक्शंस का। और इस खास एपिसोड में एक खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनोज तिवारी जी की। थैंक यू सर, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रवीण भाई। तो जैसा कि मैंने कहा कि खास मौका है। जिस इलाके में आपकी बहुत पॉपुलैरिटी है उसमें से एक है बिहार, और वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। और अभी मैं भी इलेक्शन कवर करके आया हूँ, फील्ड पे देख के आया हूँ कि आपका हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा गाना तो बज ही जाते हैं जिसमें मनोज तिवारी की छाप होती है, आपकी आवाज़ होती है। क्या है, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं मूलतः, और बिहार से आज भी हमारा रोज का रिश्ता है। हम खेती करते हैं, हमारी माँ गांव में रहती हैं, कभी कभार दिल्ली आती हैं। और बिहार का पिछले 30-35 साल का जो समय गया है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हुआ है मेरे मानस पटल पे। तो वो सब देखा है, बिहार की बदहाली भी देखी है, बिहार का तमाम स्वरूप देखा है, अच्छा बुरा सब देखा है। और आज उसी बिहार के प्रगति में थोड़ा सा गिलहरी प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सांसद हूँ, सरकार है हमारी पूरे देश में, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। तो उस नाते निश्चित रूप से हमारा सरोकार तो बढ़ जाता है। चल रहे हैं इसमें। मगर आपके विरोधी कहते हैं कि मनोज तिवारी यूपी के हैं, बिहार के नहीं हैं। बिहार तो इन्होंने बचपन में छोड़ दिया था। ये तो बड़ा अच्छा है, हाँ। इस नाते हम दोनों के हो जाते हैं। तो ज़्यादा किसके हैं, बिहार के हैं कि यूपी के हैं? नहीं, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। मैं मूलतः, मेरा गांव है बिहार में, पढ़ाई लिखाई हुई बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो इंटरमीडिएट भी हुआ बनारस में, और उसके बाद पहला घर भी बनाया हमने अपने बल से तो बनारस में। तो वो तो रच बस जाता है, और मुझे बहुत आनंद होता है इस बात का। अब मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश बिहार का एक ज्वाइंट पॉइंट हूँ। मगर आपकी पूरी अगर बायोग्राफी को देखें मनोज जी, तो ऐसा देखने में लगता है कि आप पले बड़े बनारस में, पढ़ाई वहाँ से की। नहीं, पले बड़े बिहार में। पले बड़े बिहार में। पले बड़े किस उम्र में बिहार, आप बनारस आए थे? हाई स्कूल के बाद। हाई स्कूल के बाद। जी, आप आए भी थे तो कोई परमानेंट नहीं आए, अच्छा। आते थे शनिवार रविवार वापस चले जाते थे इंटरमीडिएट के दौरान भी। और बनारस हमारे गांव से मात्र 70 किलोमीटर है। कैमूर। हाँ, तो तो 70 बनारस किलोमीटर। आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? बनारस एक तो सांस्कृतिक राजधानी है देश की, और इतना बड़ा बाजार है बनारस, इतनी बड़ी धर्म नगरी है बनारस, सनातन संस्कृति की। और वहां से 70 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, तो कहाँ जाएंगे। पटना तो हमारे यहाँ से 190 किलोमीटर है, अच्छा। और 70 किलोमीटर बनारस। तो ये हर जगह होता है। आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जैसे गोरखपुर है, तो आप मैक्सिमम गोपालगंज के लोगों को, आगे जाएंगे तो मोतिहारी के लोगों को आप इधर पाएंगे। वैसे ही अब बनारस और गोरखपुर तो बहुत ख्याति प्राप्त शहर है,
जैसे पाटलिपुत्रा है, पटना है, जैसे राजगीर है, जैसे रांची है, तो हम लोगों का निश्चित रूप से आना जाना बनारस से ज्यादा हुआ। अभी आपका एक गाना आया है, हाँ हम बिहारी हैं जी। हाँ, कितना बढ़िया है। माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। उसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं। अकेले चाणक्य जैसे सौ सौ पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। गुरु गोविंद सिंह का सास नालंदा की क्यारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। लिखा है इसको उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने। हम्म, ये भी देखिए कमाल। हम्म, अतुल राय जी मऊ के रहने वाले थे अच्छा। और गाया है एक बिहार के लड़के ने, हम्म, जिसका यूपी से भी संबंध है। हाँ। इलेक्शन से पहले ये थीम सॉन्ग है अभी बीजेपी का, पूरे इलेक्शन कैंपेन में ही चल रहा है। इसके पीछे की कहानी बताइए कि आपको क्या मतलब कैसे जोड़ा गया इस गाने से? इस गाने की ज़रूरत क्यों थी इलेक्शन से पहले? देखिए, मैं स्टार प्रचारक हूँ बिहार चुनाव हाँ, का, बिल्कुल। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है हुँ, कि हम इस प्रचार को थोड़ी सी अलग हाइट दें। हुँ, जो ट्रेडिशनल प्रचार है, हम जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कहीं रोड शो में जाएंगे, हुँ, हम क्या ऐड कर सकते हैं? हुँ, तो दिमाग चल रहा था। हुँ, आरटी भी हमको बोलती रहती है कि कुछ सोचा करिए। हुँ, तो दिल्ली चुनाव में हमने गाना गाया था हुँ, और हर चुनाव में गाता हूँ। हुँ। दिल्ली चुनाव में कौन-सा गाना गाया था आपने? बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो बहाने नहीं बदलाव, हुँ, एक लाइन में दिल्ली के लोगों को सब कुछ पता चल गया। हुँ, ये बहानेबाज है, हुँ, हमें बदलाव करना है। हुँ, अब बिहार वाले में इस समय बिहार का प्राइड बड़ा खिल के निकला है प्रणव जी। हुँ, हर बिहारी हुँ, जब वो दीघा पुल से गुजरता है हुँ, तो उसको प्राउड होता है कि यस, हमारे पास भी पुल है। हुँ, अब जब बख्तियारपुर का पुल बन गया, हुँ, वो जो तेजस्वी बाबू का हुँ, विधानसभा है ना, हुँ, वहां से कितने लोग नाव नाव में चल के गिर के चले गए संसार से। हुँ, वहीं हुँ, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने इंटरनेशनल ब्रिज दिखता है। आप हुँ, दूरियां घट गईं। मैं अभी गया था पैदल सुल्तानगंज से देवघर जल लेकर, तो मैं जो रास्ता में 6 घंटे में जाता था सुल्तानगंज, हुँ। वो मैं पौने 2 घंटा में चला गया। पैदल? नहीं नहीं, आप पैदल से बाई गए थे? कार। अच्छा, पैदल तो हम सुल्तानगंज से देवघर अच्छा गए, देवघर गए थे। अच्छा। पर सुल्तानगंज जाके जल उठाते हैं ना, हुँ, हुँ, तो वो 6 घंटा लगता था, अच्छा। अब पौने 2 घंटा लगा। हुँ, कमाल हो गया। हुँ, प्राउड, प्राइड, हुँ, बिहार गौरव। हुँ, गया से पटना की दूरी जो 4.5 घंटा की हुआ करती थी, अब 1.25 घंटे की हो गई। हुँ, 8 लेन रोड। हुँ, और इस देश में हम लोग मरीन ड्राइव की चर्चा सुनते थे ना, हुँ, मुंबई में। हुँ, बिहार में जो मरीन ड्राइव है, हुँ। उस मरीन ड्राइव का 4 गुना लंबा है। हाँ, बिल्कुल। और उस मरीन ड्राइव के साथ चलते हुए आप दोनों तरफ नदी दिखती है, नदी गंगा जी के अंदर। हुँ, व्हाट अ प्राइड। एक दिन तेजस्वी बाबू भी वहां पे रील बना रहे थे, हुँ। वो डांस करते हुए रील आई थी उनकी। डांस करते, हुँ, उसी मरीन ड्राइव पे आई थी। तो जो बिहार का प्राइड आया है, मैंने गाने में उस प्राइड को रेखांकित किया है अतुल राय जी ने, और हमने गाया उसको। तो जब हम कहते हैं ना कि बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, जो आज मखाना बोर्ड बना है हुँ, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने, हुँ, उसने कम से कम बताऊं आपको 1 करोड़ लोगों को उस नए व्यवसाय से जोड़ दिया है। हुँ, मखाना, स्वास्थ्य, हेल्दी, जैसे आजकल मोटा अनाज है, वैसे मखाना का अपना उद्देश्य है। तो मैंने सोचा कि ऐसी एक गीत लाते हैं हुँ, जिसमें हम बिना कहे कि ये बीजेपी और एनडीए है, हुँ,
लोगों को असर होने दिया जाए। लोगों का जो प्राइड है वो दिया है एनडीए ने, और मैं बड़ा खुश हूँ कि अभी जब मैं आपके पास आ रहा था 2 दिन में वो 2.5 लाख से ऊपर हो गया उसकी व्यूज, और जितना चर्चा हो रहा है, जो एनडीए की स्पष्टवादिता, सबका साथ सबका विकास के साथ जो विकास और विरासत का प्राइड है वो उस गाने में है, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है और परिणाम भी आएगा। आपने दिल्ली की बात की, एक गाने की, बहाना नहीं बदलाव चाहिए। जी, बिहार की जनता भी बहुत बहुत लोग कह रहे हैं बहाना नहीं बदलाव चाहिए। बहुत हो गया नीतीश कुमार के 15 साल। तो आपको लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी जो है वो, और दूसरा एक ड्रॉबैक, इसको कैसे आप लोग देखते हैं कि बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का उस तरीके से चेहरा, क्योंकि नीतीश कुमार, सबको एविडेंट है ये कि नीतीश कुमार अभी उनका स्वास्थ्य जो उतना सही नहीं है। बहुत सारी फोटोज़ वायरल होती हैं, वीडियोज़ वायरल होती हैं, स्टेज पे उनका दिखता है कि बॉडी जेस्चर जिस तरीके से करते हैं, या स्वास्थ्य ओवरऑल, जो क्या मीडिया के कुछ लोग कहते हैं कि पिछले 3-4 साल से उन्होंने मीडिया से बात ही नहीं की है। ही इज़ कंप्लीटली कट ऑफ। तो बस नेतृत्व तो उन्हीं का है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और होता तो बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, इस पे बातें तो ही होंगी, हुँ, हर पार्टी सोचती है, हुँ, मगर हमारा जो एक इसी गठबंधन ने ये स्थिति पैदा की है हुँ। कि अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। मगर ये तो मनोज जी, वहाँ होता है ना जहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी है। जहाँ पे आप विपक्ष में होते हैं वहाँ आप एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। विपक्ष में आप देखिए सरकार के प्रति जहां-जहां हम जा रहे हैं, विपक्ष क्या कहेगा? आज महागठबंधन तो कैसा खंड-खंड हो चुका है। हुँ, उसको अपना नेता बनाने में आज जाके बताया है, जबकि चुनाव है 10 दिन बाद। हुँ, तो जो गठबंधन अपना नेता नहीं चुन सकता है, वो भी इसलिए आज कहा गया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज ये बात की गई है कि तेजस्वी होंगे हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे। मुख्यमंत्री, मतलब नेता, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। भाई, तेजस्वी कहलाया के पास नाम क्या था? फिर भी आप नहीं दे रहे थे। व्हाट इज द रीजन? रीजन, राहुल गांधी डोंट एक्सेप्ट हुँ, राहुल गांधी तेजस्वी। डज़न्ट एक्सेप्ट तेजस्वी एज़ अ यस, लीडर। ही इज नॉट एक्सेप्टिंग। ओके। आज भी क्या वो जाके वहां बोले? नहीं। एक छोटा सा उनके नीचे का कोई नेता अशोक गहलोत जी गए ना, राहुल गांधी जी ने अभी तक बयान भी नहीं दिया है। हुँ, ये जो आपस में खिंचाव है, हुँ, वो बताता है कि इनका नियत बिहार का विकास नहीं है, इनका नियत अपना अपना विकास है। हुँ, मुकेश सहनी जी 5 दिन पहले बोले कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, जा रहा हूं बड़े डॉक्टर के पास। तो उसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, आई वॉश के लिए आपने आज कर दिया कि बहुत नुकसान हो रहा है, हुँ, लेकिन जो आपस में ही 40 जगह आप लोग भर चुके हैं नॉमिनेशन, माले भी, राजद भी, कांग्रेस भी, सहनी जी भी, उसका क्या करेंगे? तो बिहार का विकास, बिहार का गांव-गांव तक लोगों को बिहार के गौरव का एहसास, हुँ, विरासत का विकास किया है तो एनडीए ने किया है। हुँ, इसलिए हमारा तो नेतृत्व तय है, पहले से तय है कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमारा पहले एक्सेप्ट हो गया। थोड़ा बहुत रहता है मन में, क्योंकि कभी भी कोई गठबंधन में हर पार्टी ये दिल मांगे मोर की स्थिति में रहते हैं, हाँ, मगर हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। वैसा महागठबंधन में क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उनके नियत में भी हार नहीं है। हुँ। एक चीज़ बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन 2025 का, क्या आपको लगता है पिछले इलेक्शन से बहुत अलग है? अगर लगता है तो किस मामले में अलग आपको लग रहा है कि ये वाला इलेक्शन बहुत अलग है? पिछला इलेक्शन हम लोग बहुत विपरीत परिस्थिति में लड़ रहे थे, हुँ, क्योंकि जितने हमारी विकास के जो वर्क चल रहे थे वो पूरे नहीं हुए थे। हुँ, जितने बड़े-बड़े ब्रिज हैं तब निर्माणाधीन थे। लोगों को थोड़ा-सा अनवाइड होते हैं, क्योंकि जब सड़कें बन रही होती हैं ना तो थोड़ा कियोस्क पैदा होता है।
इस बार वो नहीं है, इस बार एवरीबॉडी इज हैप्पी। जल्दी से गाड़ियां निकल रही हैं, 8-8 घंटे का रास्ता 8 मिनट का हो गया है। आरा से छपरा जिसको जाना होता था उसको पहले जाओ पटना, पटना से गांधी सेतु पार करो, इतने ही में 4 घंटा लगता था। गांधी सेतु तो हमेशा जैम पैक मिलता था। जैम पैक होता था। हम्म, आज वो गांधी सेतु के पैरेलल दीघा सेतु है, उसके थोड़ा दूर बाद आके जाएंगे तो बख्तियारपुर सेतु है, और वो गांधी सेतु भी अब बढ़िया कर दिया गया है। और फ्यूचर में तो ऐसा दिखेगा गांधी सेतु, जिसकी छोटी सी झलक अभी दिखने लगी है कि आपको जो बड़े बड़े शहर लंदन वंदन का जो ब्रिज देखते हैं ना, उससे सुंदर ब्रिज हम गांधी सेतु को बना रहे हैं। अच्छा। प्रणोदा। तो मेरा मानना है कि पहले से ये चुनाव हमको ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। पहले चिराग भाई भी अलग लड़ रहे थे, कुशवाहा जी का अलग था, अभी तो चिराग जी भी साथ में, कुशवाहा जी भी साथ में, मांझी जी भी साथ में, और नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी है। तो ये बहुत अच्छे माहौल में और सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार की जमीन नाप रहे हैं। पूरी पार्टी खड़ी कर ली, 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, और आपकी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ बहुत अटैकिंग मोड में हैं। हर इंटरव्यू में, हर पॉलिटिकल रैली में सम्राट चौधरी पर बोला जाता है कि वो अभियुक्त हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई डिग्री पे भी सवाल लगातार उठा रहे हैं कि 10वीं फेल हैं। और बीजेपी उस पूरे मामले में बहुत डिफेंसिव दिख रही है। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो एक अटैक है प्रशांत किशोर का, ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा सेटबैक है इलेक्शन से पहले? देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका जवाब सम्राट भाई ने नहीं दिया, उन्होंने बताया। अब ये प्रशांत किशोर जी कहते तो है कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी नहीं बताते हैं कि वो क्या पढ़े लिखे। अभी एक एबीपी के समाचार में वो छोड़ के भाग गए। इशू सिर्फ ये था कि आप अपनी डिग्री और एजुकेशन बताइए, तब वो बीच से छोड़ के भाग गए। कोई भी सिचुएशन हो जाए, हम आपके साथ बात कर रहे हैं ना सर, हम कोई गलती होगी स्वीकार कर लेंगे, हम बीच में छोड़ के नहीं भागेंगे। और भागने की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि चुनाव से भी भाग गए। पूरे प्रदेश में जो व्यक्ति पहली बार पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? 20 बार बोले हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव वो राघोपुर से, हम लड़ेंगे चुनाव, तेजस्वी नहीं लड़ पाएगा हमारे सामने। अरे तेजस्वी तो लड़ रहे हैं, तुम ही नहीं लड़ रहे हो भैया। सारे उनके जितने प्रत्याशी थे जिनको बनाए, वो सब आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि नेता ही भाग गया। तो अब वो क्या उनकी मजबूरी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर जी सनसनी फैलाने के मास्टर माने जाते। हर बात को बार बार उनका वही वो एक था ना जर्मनी का गोबल्स, कि 100 बार बोलो तो एक बात को झूठ हम कर देंगे, जो केजरीवाल जिसको फॉलो करते हैं। तो ये केजरीवाल टाइप के बनने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो प्रणव भैया, अरविंद केजरीवाल ने इस टाइप के जितने मकंडर थे, अब इनको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आप बिना कुछ किए और बड़ी हेकड़ी दिखा रहे हो। 2014 से मैं प्रशांत किशोर का नाम सुन रहा हूँ। आप कभी मिले? पर्सनल है आपका संपर्क? हम कभी कभी मिले हैं, हम कोई मिलने पे हम तो बहुत मृदुभाषी हैं सबके लिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास इस 11 साल में एक चीज बताने को है कि आपने क्या किया बिहार वासियों के लिए। वो तो कह रहे हैं अगले 10 साल मैं समर्पित कर चुका हूँ बिहार के लिए, अगर चाहे जीतूं या हारूं। अगले 10 साल समर्पित कर दोगे आप, ये तो तब पता चलता जब आप चुनाव लड़ते, जब आप जिम्मेदारी लेते। यू आर नॉट रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट डेयरिंग टू फाइट इलेक्शन। और इतनी लंबी लंबी बात करते हैं पीछे, मैंने 11-12 साल में एक भी चीज बता नहीं सकते हैं कि आपने बिहार के बच्चों के लिए क्या किया। मगर एक चीज जो जनता के बीच में बड़ी चर्चा है सर, जो मैं ग्राउंड पे गया तो मैंने लोगों से बात की कि कुछ भी हो,
चाहे बिहार प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करे या ना करे, मगर एक पॉजिटिव नैरेटिव, एक अच्छी चर्चा, बच्चों की एजुकेशन को लेके चर्चा, पलायन को लेकर चर्चा, रोजगार को लेकर चर्चा, ये मुद्दे बन गए हैं। पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच में एक दूसरे का ब्लेम गेम रहता था, ये जनता का कहना है। और जैसे ही प्रशांत किशोर ने ये अनाउंसमेंट्स की, तो बीजेपी एनडीए ने 10,000 महिलाओं के खाते में डाल दिए, 400 की जो पेंशन थी वो 1100 कर दी। ये एक पॉजिटिव चेंज उनके आने से हुआ है। इसको ये जो प्रेशर ये तो ये पॉलिटिक्स भी है, कहेंगे कि मेरे आने से ही ये सारे कोसी नदी का पुल बन गया, मेरे आने से बख्तियारपुर पुल बन गया, मेरे आने से जो कोइलवर पुल का पैरेलल पुल अरे भैया, मगर प्रेशर पॉइंट तो बनते हैं ना सर, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? प्रेशर बनता, लेकिन प्रेशर तब बनता जब आप 10 साल में कुछ तो करके बताते। उन्होंने मोदी जी को मोदी जी बना दिया। वो अपनी वो बताते हैं, उसमें अकम्प्लिशमेंट बताते हैं कि मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, नीतीश कुमार जी की हेल्प करी, टीएमसी की हेल्प करी, तमाम नेताओं की हेल्प करी जिताने में, एस्टेब्लिश करने में। तो बाकी तो छोड़ के चले गए, फिर मोदी जी तीसरी बार कैसे बन गए? देखिए, ऐसी बात करके आप अपनी दुकान चला सकते हो, फिर आप दुकानदार कहे जाते हो। यू आर आइडिया सेलर, यू आर नॉट आइडिया मेकर। मैं प्रशांत किशोर जी को एक और इशू जानता हूं कि उनको एक बार बिहार सरकार ने 9.5 करोड़ रुपए उनको दे करके कहा कि आप बिहार के लिए यूथ के लिए प्लान बनाइए, और वो चले गए वो स्टालिन का प्रचार करने तमिलनाडु में। मतलब आप पैसा जिधर देखिए उधर झुक गए, आपका दीन ईमान सब पैसा हो गया। ये बिहार का लोग बहुत अच्छे से समझता है। हाँ, नैरेटिव बनाने में तो उनका कोई जोड़ा नहीं है ना, वो तो ही इज मास्टर ऑफ नैरेटिव मेकिंग। तो नैरेटिव मेकिंग, वो पानी में घुसेंगे, कैमरा तैयार रखना, जरा ग्राउंड से आना, थोड़ा पैर भींगता रहेगा, ये सब दिखाने में तो उनकी मास्टरी है। लेकिन सिर्फ रील से ना लोगों की सेवा नहीं कर सकते। रियल में आपको बताना पड़ता है कि अभी तक आपने अगर राजनीति में कदम रखा तो आपने क्या किया। एक तो आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, पैसा मिलेगा तो कांग्रेस का ही प्रचार करेंगे, पैसा मिलेगा तो टीएमसी का ही प्रचार करेंगे, पैसा मिलेगा तो वो जदयू का भी प्रचार कर दिए। मैंने कौन पार्टी बची? लेकिन उन्हीं पार्टियों ने आज इनको पहचान लिया, बोला नो 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 नो। क्या आपके दिमाग में भी वो भय है, जैसा कि केजरीवाल दिल्ली में एक विक्टोरियस होके इमर्ज हुए थे 2013 में, बिहार में प्रशांत किशोर वैसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ? प्रशांत तो भाग गए, प्रशांत इज नो वेयर नाउ। अब प्रशांत किशोर जी है ही नहीं, वो खुदे चुनाव नहीं लड़े। जो खुदे चुनाव नहीं लड़ा, वो क्या उसकी पार्टी के इतने लोग बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे? वो बिहार को भी फिर से इस बार भी, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से वो अच्छी अच्छी बात कर रहे थे तो बहुत लोगों को आशा जग गई। लेकिन आपको चुनाव तो लड़ना चाहिए था। वो कह आप रहे हैं तो कि मैं स्ट्रेटेजिस्ट के रोल में हूँ, मैं हमेशा, मेरा करियर स्ट्रेटेजिस्ट का रहा है, तो मैं स्ट्रेटेजी बनाने में ही। हु इज द लीडर? लीडर कौन है उनका? देखो, बिहार ना, जब दुनिया में कहीं चुनाव नहीं होता था तो बिहार में वैशाली में चुनाव होता था। क्या किस्सा है इसके बारे में बताइए थोड़ा, कैसे होता था? सबसे पहला गणराज्य हमारा वैशाली गणराज्य था, और ये था 600 ईस्वी पूर्व। अच्छा। जब पूरे संसार में कहीं इलेक्शन नहीं होता था, तब हमारे यहाँ चुन के प्रतिनिधि चुने जाते थे, चुन के। अच्छा। उस बिहार में ये मत समझाइए प्रशांत किशोर जी अभी क्या हैं, सबको पता है। और बिहार को वो एक लाइन है ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के बिहारवासी संभाल के। एनडीए ने वो कार्य किया है सर, ये कुछ कहने की बात नहीं है। आज 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। मगर ये भी प्रशांत किशोर क्रेडिट ले रहे हैं कि, और तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस किया 200 यूनिट, तो इन्होंने तुरंत इलेक्शन से पहले 125 यूनिट कर दिया, जैसे बीजेपी ने हिमाचल में किया था। नहीं, बीजेपी तो और भी कई स्टेट में, मध्य प्रदेश में बहुत समय से कर रही है,
महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है। ऐसा हम लोग बहुत सारे अपनी योजनाएं अलग अलग राज्यों में देते हैं। पर सर इलेक्शन का वेट क्यों करते हैं? जनता ये पूछती है बार बार कि पार्टियां इलेक्शन का वेट क्यों करती है? इलेक्शन से 6 महीने पहले बिजली फ्री हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, पेंशन बढ़ के 400 पहले से 1100 बिहार हो के जाएगी। खजाने हम्म, को हम्म। जंगल राज में लूटा जाता था। पर उतने समय तो एनडीए को भी हो गया ना सर। तो उतने समय में आप देखिए क्या क्या मिल गया सर। उतने समय में आईआईएम्स मिले हैं, 3-3 एयरपोर्ट मिल गए, अभी 2 एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई, वंदे भारत ट्रेन मिली है, ट्रेनों की अंबार लग गई है। बिहार की ट्रेन को जाने के लिए हम 5-5 हजार का प्लेटफॉर्म बना रहे, 5-5 हजार लोगों के रुकने के लिए। ये सब कुछ उसी बिहार के कारण हुआ है। आज बिहार का व्यक्ति कहीं जाए, आप स्टेशन नई दिल्ली स्टेशन जाइए, तो जहां उसको मारा मारी होती थी, स्टैम्पेड हो जाता था, लोग की मृत्यु हो जाती थी, वहां हम 5,000 लोगों को एक साथ रहने का जगह बनाए हैं सर। अभी हम और रेखा गुप्ता जी ने उसका विजिट किया। और उसी बिहार में वही खजाने का पैसा जब बचने लगा, बचा के पहले 75 लाख महिलाओं को 100 महिला रोजगार योजना के तहत काम दिए। उसी में मेडिकल सीट बढ़ाए, पहले 500 सीट होती थी, आजकल 3,000 सीट हो चुकी है मेडिकल की। पहले जो पर कैपिटा इनकम था वो सीधा डबल से भी ज्यादा हो गया है बिहार का। इसके बाद भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया। अभी बिहार को असली उसका जो हक है वो अगले 5 साल में बहुत हद तक उसको प्राप्त होगा। और वर्तमान बिहार में आप पूरे बिहार जब आप तो गए होंगे, यू विल फील द डिफरेंस। सर बिहार बदलता हुआ दिख रहा है सड़क कनेक्टिविटी में, फ्लाईओवर्स में, मगर जब ज़मीन पे उतरते हैं किसी गांव में चले जाते हैं तो गरीबी उतनी ही दिखती है, सरकारी स्कूल बदहाल दिखते हैं। और बहुत सारे इंडेक्स में आज भी नीतीश कुमार के अच्छे सुशासन के बावजूद भी 15 साल में बिहार बहुत सारे इंडेक्सेस में आज भी नीचे है। बहुत सा गरीब राज्यों में से एक माना जाता है, गिना जाता है। उसका क्या कारण है? वो वहाँ पर जो पॉवर्टी एलिवेशन वो क्यों नहीं हो पाया अभी तक? अभी उस पे काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, पर कैपिटा इनकम में बहुत वृद्धि हुई है। वैसे ही चूंकि हर सरकार का एक पंचवर्षीय योजना होता है, अपना 5 साल में ये कर लेंगे, ये मानक तैयार करते हैं। अभी हमारा अगले 5 साल का मानक अब रोड और हाईवेज नहीं होगा, वो तो हम बिछा चुके हैं। अब उसके बाद का नो डाउट हमें शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा करना है। और उसके लिए पूरी जो सिस्टम है वो सबको साथ ला करके वो संभव होगा। अगला हमारा कदम अब यही है कि बिहार का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो। शिक्षा व्यवस्था अच्छा है भी, अस्पताल अच्छे हैं भी, लेकिन कहीं कहीं जो हमारे लोग हैं, जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अभी वो स्किलिंग नहीं हो पाई है जिसके कारण हम उसको हाइट दे सकें। अभी अगले 5 साल में हमारा ये प्रमुख उद्देश्य है। हमारा मैनिफेस्टो इस बार आएगा तो आप देखिएगा। सर एक पर्सनल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना, ये बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन जी है। जी जी। मैं छपरा में सारण में एक सरकारी स्कूल में गया, मिडिल स्कूल था ये। और आधा स्कूल जो मतलब मोस्ट ऑफ द किड्स वर आउटसाइड द स्कूल, बाउंड्री वॉल के बाहर थे, मवेशी बंधे हुए थे बाउंड्री वॉल पे, टीचर अंदर थे। मैं अंदर गया, उन्होंने अरेंज किया पहले बच्चों को, और मैं किसी गलती नहीं मान रहा हूँ, मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ जी जी आपको। जी। और मैं एक क्लासरूम में गया तो वहाँ पर एक तरफ 2 लाइन में बच्चे बैठे थे, एक तरफ 2 लाइन में बच्चे बैठे थे, एक सिंगल टीचर उनको पढ़ा रही थी। तो मैंने पूछा बच्चों से कि आप कौन सी क्लास में हैं? उसने बोला 6th में है। दूसरे से पूछा आप कौन सी क्लास में हैं? उसने बोला 7th में है। यानी एक क्लासरूम में 2 क्लास पढ़ाई जा रही है। मैंने टीचर से पूछा आपका क्या नाम है? उन्होंने नाम बताया। और आप कौन सी क्या पढ़ा रही हैं इनको? तो कहती है कि मैं 5वीं तक पढ़ाती हूँ, मगर मैं 7वीं और 8वीं को भी पढ़ा रही हूँ। मैंने ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर्स की कमी है। एक क्लासरूम में 2-2 क्लासें चल रही। मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि क्लासरूम की कमी है। मेरी नज़र पंखे पे, गर्मी का टाइम था अभी, अब वहाँ पे बहुत ह्यूमस है और वो सब जी। ह्यूमिडिटी है। मेरी नज़र पंखे पे गई, पंखा बंद था। मैंने बोला ये लाइट नहीं है क्या यहाँ पे? तो टीचर बोलते हैं 1 महीने से लाइट नहीं है स्कूल में। तो आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड टू सी कि एक सरकारी स्कूल में 1 महीने से लाइट नहीं है। मैंने टीचर से पूछा क्यों नहीं है लाइट? प्रिंसिपल से पूछा। उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले हमने कंप्लेंट किया था, व्हाट्सएप दिखाया
किसी अपने जेई को भेजा था, एसडीओ को भेजा था, उन्होंने जी। बोला कि हो जाएगा। मैंने फ़ोन कॉल ऑन कैमरा उनसे बात करी, एसडीओ से भी जेई पे, उनके दे वर क्लूलेस कि उनको नहीं पता था कि यहाँ पे लाइट नहीं है। ये सिस्टम है सरकारी स्कूल का। नहीं तो देखिए, नहीं ऐसा सर, ग्राउंड पे कहीं ऐसी रियलिटीज़ हैं कहीं जिससे कहीं हो सकती है। हाँ, हम ये बात हम आपको बता रहे हैं कि बिहार तो एक शहर नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें अगर आपको कहीं ऐसा मिला तो हमारे लिए ये एग्जाम्पल है। और मैं इस इंटरव्यू के बाद ना मैं पूरी इंसिडेंट शिक्षा मंत्री को बताऊंगा प्लीज़ मैं जो वीडियो भी बता दूँगा आपको। हाँ, और प्लीज सर हेल्प मी। और सर मैं ये और डिक्लेरेशन यहाँ मेरा पे दे रहा उसमें हूँ कि मुझे वहाँ पे कोई लेके नहीं गया था, मैं रैंडमली गया था जी जी कि मैं देखना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है। सर, मैंने पहले हुँ, आपसे बोला हुँ, कि हम खुद महसूस करते हैं हुँ, कि शिक्षा के क्षेत्र में कई बहुत सारे स्कूल तो बहुत अच्छे हो चुके हैं, हुँ, मगर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां हमें काम करने की आवश्यकता है। हुँ, और उस व्यवस्था को हुँ, एक देखिए, चुनौती तो हमारी होती है, वहीं के लोगों के साथ ये सारा काम करना है। हुँ, तो कई जगह हमें डिफरेंट सिचुएशन की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हुँ, कहीं ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के अड़ंगा डाल रहे हैं, उनको इससे कुछ राजनीतिक लाभ है। हुँ, तो फिर भी वो हमारी कमी है कि हम उसको दूर नहीं कर पाए। मगर इस 5 साल में हमारा एजुकेशन पे इतना फोकस होने वाला है हुँ, कि आपको बिहार के बच्चों पे, शिक्षा पे हुँ, गर्व होगा। हुँ, हालांकि हम एक बात साथ-साथ बता दें कि आज भी बिहार के बच्चों की जो पढ़ाई-लिखाई का स्टेटस है, हुँ, वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल मानते हैं उसको। बिहार के बच्चे पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं। हुँ, तो एक उदाहरण से आप पूरे बिहार के नहीं कर सकते हो। उसको नहीं कर नहीं, मैं सकते। बिल्कुल हाँ। मेरा यहाँ पर आपसे ये यूपीएससी शेयर हो, करना आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में हमारे बच्चे पूरे देश में टॉप कर रहे हैं। हुँ, हम अमेरिका भी गए थे, हुँ, इंडिया डे परेड में हुँ, 2.5 लाख लोग न्यूयॉर्क में सड़कों पे थे हुँ, और उसमें मैक्सिमम हमारे बच्चे हैं। हुँ, तो लेकिन कहीं-कहीं ऐसा हमको भी जानकारी में आया है कि हम सारे स्कूलों को एक नए सिरे से हमको देखना पड़ेगा, हुँ, जो अभी टू द पॉइंट नहीं आ पाए हैं। हुँ, और हम आपके इस एग्जाम्पल को निश्चित रूप से हुँ। अच्छी जगह जहाँ से इस पे डिफरेंस आएगा हम करेंगे डिस्कस। शुक्रिया सर। हम ना चाहते हुए भी बिहार से दिल्ली आके वापस बिहार चलते हैं। चलते हैं ना, वंदे भारत पकड़ हाँ, लेंगे। वंदे भारत पकड़ते हैं या फिर फ्लाइट भी पकड़ सकते हैं। आपने उसका जेपी एयरपोर्ट की बड़ी तारीफ़ की, रील बनाई स्पेशली जी। आपने। मैं भी गया था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बना है, नो डाउट। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ आपके सामने प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी है, दूसरी तरफ आपका मुकाबला तेजस्वी यादव से है, जिन्होंने कहा कि हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगी अगर आरजेडी की महागठबंधन की सरकार आएगी। और बिहार में ये जो चाह है हुँ। हर घर में, हर युवा में, हर लड़की में, हर लड़के में कि सरकारी नौकरी हो जाए। इसको इसमें वो कैसे पर्कुलेट हो रही है वो जो इनकी अनाउंसमेंट है, और आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? इसको कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि लोगों में ये भावना तो है ही कि जब तेजस्वी डेप्यूटी सीएम थे तो उन्होंने कुछ नौकरियाँ दी थी, सरकारी नौकरी। जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे, हुँ, लेकिन 500 नौकरी भी नहीं है। अब देखिए, हर साल पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, हुँ, अब उसको आप समझते हो कि हम नौकरी दे रहे हैं, हुँ, तो भई फिर आपको हुँ, नमस्कार है। कुछ नौकरियाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं, हुँ, शिक्षक का, हुँ, रेलवे का, पीसीएस का, हुँ, तो ये तो परीक्षाएँ चलती रहती हैं, एसएसबी का अलग-अलग। हुँ, बल्कि एनडीए में ये परीक्षाएँ रेगुलर होने लगी। हुँ, नहीं तो पहले 10-10 साल का गैप हो जाता था हुँ, प्रणव जी इसमें। हुँ, कोई बात नहीं। तेजस्वी बाबू अभी वो अपनी 56 इंच की जीभ दिखा रहे हैं। ये कैसी होती है 56 इंच की जीभ? 56 इंच की जीभ है, कुछ भी बोल दो। ये एक तो तरफ 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना तो सुना था, जी तो रहेगा उसमें। इधर एनडीए का 56 इंच का सीना है, अच्छा, उधर 56 इंच की जीभ है। अच्छा। सर कोई भी पूछेगा, क्या सरकारी नौकरियां हुँ, आप बढ़ा सकते हो क्या? हुँ, आपके पास बजट है क्या? हुँ, अभी हमने एक दिन वर्कआउट किया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? हुँ, तो 12 लाख करोड़ रुपया तो उनको वेतन देने में जाएगा। हुँ,
और सरकारी नौकरियां इतना आप बढ़ा करके कैसे कर लोगे? आप तो जाने जाते हो नौकरी देने के बदले जमीन ले लेते हो। अच्छा। भाई तेजस्वी बाबू के ऊपर केस चल रहा है, हम यूं नहीं कह रहे, हुँ। और आरोप तय हो गया कि आपने जमीन लिया नौकरी देने के लिए आपके परिवार ने। अब भैया नौकरी का तो नाम मत लो। हाँ, अगर आप सही में कुछ कर सकते हैं तो आप अपना प्लान बताइए कि रोजगार देने का क्या प्लान है। सबको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी तो हर जगह। प्रणव भाई, किसको हम बेवकूफ बना सकते हैं कि हर स्टेट का सरकारी नौकरी का एक सीमा है। ठीक है, उसमें हो सकता है कि एक आध लाख अभी नहीं भरा गया हो तो भर देंगे, इतनी बात चल जाती है। लेकिन आप जिस प्रत्येक घर को एक नौकरी देना सरकारी, इससे बड़ा वो जो धोखा भरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा मखाना बोर्ड बना, 1 करोड़ प्लस लोग उसमें ज्वाइन किए, रोजगार उनका चल पड़ा है। हम 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़े, उनको दे रहे हैं। अभी जो 10-10 हजार रुपए भी दिए गए हैं, करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ को, वो सीड मनी है। उसको लेकर के अपना रोजगार शुरू करेंगे और उस रोजगार के बाद फिर जैसे ही करेंगे बैंक उनको उससे ज्यादा पैसा देगा। मगर लोगों के दिमाग में मनोज जी ये भी आशंका है कि बीजेपी ने हमको या गवर्नमेंट ने हमको 10-10 हज़ार का लोन दे दिया है। क्योंकि उसमें जो आपका आगे का है कि क्योंकि इस चीज़ में बीजेपी आपको लगता है कि क्लियर हो पाई है ये कम्युनिकेट करने में कि ये मनी जो है ये पैसा जो है 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को दिया गया है, ये कैसे यूज़ किया जाएगा? बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो उनको लग रहा है वो डर रहे हैं कि इस पैसे को खर्च करें कि क्या करें? क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं आई है। उस पैसे से रोजगार करें। आप किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो एक सहायता कर दी गई, अब वो जो मन करे वो करे। पर 10,000 से कौन-सा बिज़नेस हो सकता है आज के टाइम पे? बहुत सारे बिजनेस होते हैं जैसे बताइए 2-4 भाई साहब। देखिए, काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। नहीं 2-4 बिज़नेस आइडिया दीजिए हमारे दर्शकों को जो 10,000 में शुरू हो सकती। सेल्फ हेल्प ग्रुप चलती है, हुँ। आपस में महिलाओं का समूह बनता है और उसमें कभी कभी मान लीजिए उन्होंने अ, एक जैसे एक कैप है, हुँ, कैप बनाना शुरू कर दिया, हुँ, सामान खरीद के लाए, खूब आराम से शुरू हो सकता है। कई लोग बुक बनाना, कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। कई लोग ये जो गुलाल अबीर ये सब बनाते हैं ना, ये बनाना शुरू कर देते हैं। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत अपने रोहतास नगर, अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम लोगों ने काम किया, उसमें हजारों महिलाएं शामिल हो गई हैं अच्छा। इसी में। और ये शुरुआत होता है, ये 5,000 10,000 से हो जाता है। मैंने कुछ कुछ अपना कंट्रीब्यूट किया, कुछ उसको लगाया, और जैसे ही उसको करके वो पैसा आया, आपको उससे ज्यादा पैसा देना है तो अब जैसे ही वो पैसा आप दोगे उसका डबल मिल जाएगा आपको। वो जैसे देते हो उसका डबल मिल जाएगा आपको। और आप एक अच्छा पीएम स्वनिधि योजना भी तो यही है। जैसे मान लो रेडी पटरी के लोग हैं, उनको सब्जी खरीदनी है, खरीद के बेचनी है, तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। ये सारे काम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे छोटे काम करने के लिए लोगों को पैसा ऋण पे लेना पड़ता था। आज भी प्रणव भाई कई ऐसी जगह है जहाँ 5% सैकड़ा लिया जाता है। मेरा नाम आप बार-बार गलत ले रहे हैं, दर्शक टोकेंगे आपको। प्रवीण डोगरा नाम है मेरा। मैं कोई बात कोई बात। पहली बार जब जब प्रणव बोला हूँ प्रवीण समझा जाए। प्रवीण समझे जाए। ठीक है, प्लीज़ कैरी ऑन। सॉरी प्रवीण जी। कोई बात। तो इसको जो सबसे कमजोर वर्ग है हुँ, उसके लिए सर 2,000 रुपया भी बहुत होता है। और आपको बताऊं, आज भी आप तो आसपास अपने गांव में देख लीजिए, 5 रुपया सैकड़ा, 100 रुपए का 5 रुपया महीना आज पैसे लोग देते होते थे, अभी भी कई जगह दे रहे हैं। बिल्कुल। वहां अगर 10,000 रुपया मिल गया, ठीक है, अब आपके ऊपर है ना कि जिस बहन को मिला वो उसको कैसे खर्च करती है।
पर अच्छा नहीं होता कि अगर ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मिल जाता, थोड़ा-सा प्लानिंग होती, गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर पाती, उसकी सही प्रोज़ एंड कॉन्स, डूज़ एंड डोंट्स बता पाती। अब इलेक्शन से पहले तो नेता भी एकदम चुप्पी-साधे वो बोल रहे हैं, नहीं, नहीं, खर्च कर लीजिए। मगर उसमें ना तो पूरा कम्युनिकेशन हुआ है, ना उनको क्लैरिटी मिली है कि इसका करें क्या? ये थोड़ा-सा नहीं, टाइमिंग। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग जहाँ से ये सब कुछ सिस्टम लोकल जो हमारे अधिकारी होते हैं, बीडीओ होते हैं, इन सब लोग जो उनसे मिलते-जुलते हैं, पंचायती व्यवस्था के तहत वो बता रहे हैं। सबको समझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि आपका पैसा है ये, आपको मिल गया। अब उसको आप जितना अच्छा प्रयोग करोगे, वैसे आगे और पैसा मिलेगा। ठीक है। इसको अभी अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, ये सीड बनी है। इससे आप आगे और भी बहुत पैसे बैंक से पा सकते हो। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग इसको करेंगे। ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि दिल्ली में जब चुनाव होते हैं तो बहुत चर्चा होती है कि मनोज तिवारी इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार में चुनाव, आप दिल्ली अध्यक्ष बने तो भी ये हुआ कि आपका कद, आपने बोला कि पार्टी आपको इज्जत दे रही है, एलिवेट कर रही है। अभी बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं आप लोग चुनाव, मगर एक चेहरा नहीं है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए। आप उस जगह से आते हैं, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन में एक आपकी अपील है, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पूरी इमेज भी अच्छी है, और आपने 3 बार आप सांसद बन के अपने को प्रूव भी किया है। आपको नहीं लगता आपके लिए सही समय आ गया है अब बिहार वापिस जाके काम करने का? नहीं, मैं तो दिल्ली में पूरा रच-बस गया हूँ और बिहार की हमारी जो टीम है, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तभी तो हम आज इतनी बातें कर रहे हैं। हुँ, तो बिहार की टीम हमारी सक्षम है। हम तो केंद्र की राजनीति में बहुत सुख महसूस कर रहे हैं। आपकी कोई इच्छा या ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है स्टेट नहीं, पॉलिटिक्स में जाने? बिहार के लोग लेके कुछ नहीं है। नहीं है। अगर कल को पार्टी बोल देती जाइए मनोज जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ अरे लीजिए। काहे बोलेगी हमको, हम जहाँ आए वहाँ ठीक है। इतना मेहनत से सबको जोड़-जोड़ के रखे हैं। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने केंद्र से स्टेट में वापस गए हैं, स्टेट से फिर केंद्र में आए हैं। नहीं, लेकिन वो वहाँ होता है ना जहाँ नेताओं की कमी हो। तो नेताओं की तो कमी है ही ना बीजेपी में। नहीं, नहीं, चेहरा कौन है? बिहार में अभी तो हमारा गठबंधन का चेहरा है। नहीं, मैं मान गया। नीतीश। अगर मान लीजिए सर कि नीतीश कुमार जी 1 साल बाद कहते हैं कि आई वांट टू स्टेप डाउन एंड यू दे इफ ही इज़ विलिंग टू पास ऑन द बैटन टू बीजेपी, इस तो सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएँगे। हुँ, ये सवाल का जवाब हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा। अच्छा, इस सवाल से हमको हटा दो। ठीक है, हटा देते हैं। लास्ट सवाल बिहार पे है, फिर हम दिल्ली वापस जी आएँगे। भैया। क्या आपके हिसाब से क्या ऑनेस्ट असेसमेंट है आपकी बिहार को लेकर? 14 नवंबर को कितना क्या परिणाम आ सकते हैं उसका मोटा-मोटा अगर आकलन आप दर्शकों को थोड़ा-सा बता सकें? देखिए, मुझे लगता है कि हम इस बार गठबंधन, वैसे तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 200 हो जाए। हुँ, इतना बढ़िया माहौल है, इतना हुँ, काम किया है हुँ, और हमारी प्रार्थना भी यही है। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम क्लियरली 160 प्लस जाएँगे। 160 प्लस जाएँगे। हुँ। उसमें बीजेपी का कितना रहेगा 101 में से? ठीक-ठाक रहेगा, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं अच्छा, प्रवीण भाई? ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ फिर से एक इंसिडेंट, चूँकि मैं ग्राउंड से आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, और चूँकि आप उस इलाके से हैं, नेता कितने कनेक्टेड हैं आज के टाइम पर ज़मीन की रियलिटीज़ से, वो मैं जानना चाहता हूँ। आप जब जाते हैं बिहार के हों, हुँ। केंद्र से जो जाते हैं, वो ज़मीनी हकीकत से कितना कितना वाकिफ़ हैं? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, पार्टी इतना लगा देती है काम हुँ, कि आपको कनेक्टेड होना ही पड़ता है। हुँ, अब जैसे आज ही हम सुबह-सुबह यमुना जी में स्वच्छता करके आ रहे हैं। अच्छा, अब यमुना जी स्वच्छता करके जब हम निकले, तो यमुना जी के स्वच्छता के दौरान हमको कम से कम 1000 लोग मिले। हुँ, उस 1000 लोगों में हमको कई लोग ऐसे मिले हैं, जैसे मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, हुँ, कि हम अब जैसे इतने लोग मिले, अच्छा, देख रहे हैं? हुँ,
अब अगर पार्टी हमको नहीं भेजती तो हम इतने लोगों से आज तो नहीं मिल पाते। फिर मिले हैं तो फिर इनसे बातचीत हुई है हमारी, कहीं अकेले किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, तो ये कारण है हमारा कनेक्ट होने का। पार्टी भाजपा के शीर्ष जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी जमीन पे जाने के लिए उनको काम ऐसा दिए है कि जाना ही पड़ता है, और जाओगे तो आपको तो पता आपके रोस्टर में रहता है ये कि आज आपको यमुना के घाट पे जाना है, आज पार्टी से आपको आ जाता है। छठ के घाट पे कुछ हमारे अपने रोस्टर होते हैं, हाँ, कुछ पार्टी के रहते हैं। अच्छा, अब ना भाजपा का पदाधिकारी बनना भी हाँ। उस सामान्य कॉर्पोरेट बात। जॉब है क्या भाजपा में? कॉर्पोरेट जॉब की तरह है कि आपके वो जो एक केआरए होते हैं वो सेट हो जाते हैं साल के? देखिए, कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं, किसी कॉर्पोरेट में तो वेतन मिलता है। नहीं, मतलब माइनस सैलरी कर दीजिए। मतलब केआरए सेट होते हैं? ये क्या होता है? केआरए मतलब ये होता है कि आपको ये अचीव करना है पूरे साल में, हाँ, और फिर लास्ट में असेसमेंट होती है। असेसमेंट होता है। हाँ, जी बिल्कुल होता है। आपने कौन सा टिक हुआ, कौन हाँ, पूरा फोटो वोटो सब डालना पड़ता है। काम करके बताना भी पड़ता है, अच्छा, और अगर उसमें आपका नहीं है हुँ, तो आपको बाद में एक लेटर भी आएगा अच्छा, कि बेटा स्पष्ट तुम्हारा ये है, तुम्हारा परफॉर्मेंस। स्पष्टीकरण भी आता है? हाँ, अच्छा, और स्पष्टीकरण नहीं, हाँ, पूरा काम कर कि ये आप नहीं किए हो। ये पेंडिंग है। हाँ, अच्छा, ओवरटाइम करना पड़ता था? नहीं पड़ता है। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ अब सेवा है। अच्छा। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, हुँ, हम सेवक हैं। हुँ, सेवा ही हुँ, हमारी पार्टी का मूल आधार है। हुँ, अब जो हम ये फोटो दिखाए आपको, हुँ, तो हम तो जा करके अभी छठ के लिए स्वच्छता कर रहे हैं। हुँ, आगे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम सेवा पखवाड़ा बना देते हैं। हुँ, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दिन पे हमको सब हेल्थ कैंप लगाने पड़ते हैं। हुँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती आता है, हुँ, तो उस पे हम लोग सेवा ही करना है। ठीक। जो बड़ा दिन आया, हुँ, या तो मैराथन कराओ, स्पोर्ट्स अलग से कराना पड़ता है, संसद खेल प्रतियोगिता, हुँ, संसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता। हुँ, तो दूसरी पार्टी ना मैच ही नहीं कर सकती बीजेपी को। ठीक है। सबसे फ़ेवरेट आपका अपना गाना कौन-सा है? वो एक बार दर्शकों के लिए 2 लाइन अगर आप गा सकें तो? नहीं, हमारा जो फेवरेट गाने हैं उसमें ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया ओ भैया। ये सब हमारे बहुत प्रिय गाने हैं। हमारा एक गाना है, हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलल जाला, पूरब के बेटा हमनी के बात निराला, हमरा के मत बुझिया ऊ, का बुझेला तू। सर, आपकी पॉपुलैरिटी का एक पैमाना मैं आपको बताता हूँ। मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मैं हिमाचल से आता हूँ। मेरी पत्नी वहाँ की हैं, और एक हम ट्रिप पे गए कश्मीर, और रास्ते में हमने वो गाना चलाया, ऊपर वाली के चक्कर में लइका बहुत लड़का खूब पिटाइल बा। पिटाइल बा। वो अब वो उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाँ, मगर मैं गेस कर रहा हूँ उसमें, और पूरा उसमें जो भी आपने उसमें गाया तो मैंने पूरा गेस कर लिया। इंसिडेंटल गाना हाँ, है, कहानी है। जी, हाँ, थोड़ा-सा वो गाना गा दीजिए। ऊपर वाली मतलब हमारे मैं फ्लैट समझ के ऊपर है, ठीक ना? ऊपर वाली के चक्कर में लड़का को पिटाइल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा, लइका रोवत बाटे जाके बाजार में, झूठे हम फंस गईली गोरी के प्यार में, काहे के कहली आई लव यू संवरिया, पुलिस उखाड़ी अब हमारी बबरिया, बवरिया मतलब मेरा दिल का चोटी बात। चोटी उखाड़ दी। जी जी। ठीक है। थैंक यू सो मच मनोज तिवारी जी, अपना समय देने के लिए, इतनी दिलचस्प मुझे भी बहुत बातचीत अच्छा के लगा लिए। आपसे बात करके। और हमने
कोशिश की कि एक राजनेता के मन में क्या चलता है, दिमाग में क्या चलता है, एक अभिनेता के दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे सोचता है। हाँ। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मनोज जी, हमें समय देने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएँ। आप बिहार की राजनीति, बिहार के जो चुनाव हैं, उसको कैसे देखते हैं? आप एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।